हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 26, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ली गई है, यानी कि आपकी सिविक्स की वर्कशीट है और इसकी डेट है 29 अक्टूबर 2021। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम, अपनी क्लास, सेक्शन और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है कि संविधान वो राष्ट्रीय पुस्तक है जिसमें हमारे देश के नियम, कायदे, कानून और जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो, और जो हमारे एक नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य हैं वो सभी बताए गए हैं। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ेंगे हमारे भारतीय संविधान के बारे में। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि भारतीय संविधान पहला, सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वैसे सबसे बड़ा संविधान जो मौखिक है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन का है, पर सबसे लंबा लिखित जो भारतीय संविधान है वो भारत का ही है। तो आइए जानते हैं संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान बनने की प्रक्रिया। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और हमारा संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले भारतीय, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के अधीन थे और अंग्रेज़ों द्वारा जो हमारे ऊपर नियम, कायदे, कानून लगाए गए थे वो हमारे हक में नहीं थे, वो सिर्फ अंग्रेज़ी सरकार के हक में थे। तो हम लोग इतना अवश्य समझ गए थे, यानी कि हमारे जो राजनेता थे या क्रांतिकारी थे वो ये पूर्ण रूप से समझ गए थे कि हमारा जो शासन होगा, हमारी जो सरकार होगी वो इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान कर्तव्य हों और ऐसे समान अधिकार मिले कि इससे सभी को ऊंच नीच के भाव समाप्त हो सके और सभी अपनी बात को खुलकर कह सकें और देश के हित में कार्य कर सकें। तो हमारे देश ने जिस संवैधानिक प्रारूप को स्वीकार किया वो था लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है लोक और तंत्र, यानी कि लोगों का शासन। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया जाने वाला शासन। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार हमारे देश में जो संविधान है वो जनता द्वारा नेता चुने जाते हैं, वो जनता के हित में कार्य करते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता काम के लिए उपयोगी है वो काम वो करते हैं। जब संविधान समिति जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया और हमें ये प्रतीत होने लगा कि अब अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे, तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम अपने देश में किस तरीके की सरकार बनाएं और किस तरीके का शासन चलाएं। तब उस चीज़ को बनाने के लिए हमने संविधान सभा का गठन किया जिसमें लगभग 300 लोग थे और उन्होंने संविधान के निर्माण में भारत की जो लोग थे उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और संविधान जो था वो लिखित रूप में शुरू किया गया। और लिखित रूप में जो प्रारूप कमेटी बनी, यानी कि जो मेन हेड बने वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, अब है संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी ना धर्म एक था और ना
ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। हमारा देश अभी भी विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता के रूप से ही जाना जाता है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां, कितने धर्म, कितने कल्चर, किस तरीके का हमारा भारत है। अगर हम कहीं पर जाएं तो हमें हर जगह के लोग उस एक स्थान पर मिल सकते हैं और वो अपने नियम, अपने धर्म, अपने त्यौहार वो सब मनाते हुए मिलेंगे। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय हमारे यहाँ पर रियासतें बहुत अधिक थीं। लगभग 600 रियासतें थीं जिन्हें हमारे जो लौह पुरुष माने जाते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा, एक राज्य के रूप में बनाया, किसी को 2 राज्य के रूप में बनाया। जैसे कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत, मैसूर रियासत, मध्य प्रदेश में बहुत सारी रियासतें थीं। उन सभी को एक साथ जोड़कर राज्य के रूप में लेकर आए और उन्हें एक शासन के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया और समझाया। तो हमारे इन सभी लोगों ने इस तरीके का एक संविधान तैयार किया जो आज हम मान रहे हैं कि जिसमें ना तो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया गया, ना ही किसी को कम स्तर प्रदान किया गया। सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए और सभी उस संविधान से खुश हो गए जो कि उनके सामने बनकर तैयार हुआ। स्टार्टिंग में संविधान में जो चीज़ें जोड़ी गई वो उस समय के अनुसार जोड़ी गई, लेकिन धीरे धीरे संविधान में ही परिवर्तन होते आ रहे हैं। नए नए नियम जोड़े जा रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। जो कानून उपयोगी नहीं उन्हें हटा दिया गया है, बहुत सारी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा संविधान तैयार किया गया जो कि लोकतांत्रिक था और जिसमें न्याय व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित की गई कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो हमारे ऊपर यदि अत्याचार कोई होता है या हम किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उसके लिए पूर्ण रूप से नियम, कायदे, कानून है और उसके आधार पर उन्हें सजा दी जाती है। हमें यह अधिकार है कि हम प्रत्येक 5 वर्ष में अपना नया नेता चुनते हैं। जैसे 5 वर्ष में हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, और ये जो चुनाव होते हैं ये बहुमत के आधार पर विजयी माने जाते हैं। किसी की धांधली या पितृसत्ता इस तरीके से नहीं होता या राजा का शासन वाला हिसाब नहीं है। हम प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार वोट देते हैं। वोट देने का अधिकार प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक के वयस्क को है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हमारे भारत के संविधान की जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या अब हमारे संविधान में जो 3rd जेंडर है यानी ट्रांसजेंडर, उन्हें भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से अधिक का है, उसके पास वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, वो वोट दे सकता है और अपनी सरकार चुन सकता है। और अगर आपको, और ये भी नहीं होता है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट हो या 2 ही कैंडिडेट हो और हमें ना चाहते हुए भी उन्हें ही वोट देना है, नहीं। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं और कुछ ऐसे लोग भी खड़े होते हैं जिन्हें हम निर्दलीय कहते हैं, जो किसी भी पार्टी से या किसी भी दल से संबंधित नहीं होते हैं, पर फिर भी वो खड़े होते हैं। आप चाहें तो उन्हें वोट देकर भी जिता सकते हैं। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक संविधान है। हमारे यहाँ पर हमारे पास अधिकार है कि हम नई सरकार चुन सकें, पुरानी सरकार को हम भंग कराकर हम अपने आधार पर दूसरी बार भी वोट और इलेक्शन करा सकते हैं। मतदान देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है जो 18 वर्ष से अधिक का है। और हमारे यहाँ पर जो मतदान किया जाता है वो गुप्त मतदान है, यानी आप किसी को ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने किसे वोट दिया और आप किसे जिताना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं क्या है। संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम। संविधान के क्या लक्षण है और क्या आयाम है वो देखते हैं। संघवाद, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। संघवाद मतलब है कि हमारे यहाँ पे हायरार्किकल सिस्टम है। हायरार्की का मतलब है कि एक सरकार नहीं है, अलग अलग सरकारें, जिला स्तर पर अलग होगी, राज्य स्तर पर अलग होगी, या हम ये कह सकते हैं गांव में अलग होंगी, फिर जिला में अलग होंगी, फिर आपके शहर में अलग होगी, आपके स्टेट में अलग होगी और राष्ट्र पे अलग होगी। मतलब यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो ऑर्डर दिया गया वही सभी को फॉलो करना है, या यहाँ से जो ऑर्डर दिया गया वही सभी फॉलो करेंगे। सभी अपने अनुसार, अपने
राज्य की आवश्यकता के अनुसार, अपने गांव की लोगों के अनुसार जो नियम और कायदे कानून उपयोगी उन्हें मानेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है। तो हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। पहला है केंद्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है पंचायती राज्य व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। पंचायती राज्य व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 में की गई है। हर्षद मेहता की कमेटी के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अनुसार क्या होता है कि जो गांव में होते हैं उसमें पंच, सरपंच ये चुने जाते हैं और वो गांव की जो समस्याएं होती हैं उसे देखते हैं। गांव के स्तर पर इसे पंचायती राज्य व्यवस्था कहा जाता है और शहर के स्तर पर इसे नगर निगम प्रशासन कहा जाता है। आपके यहाँ पर मेयर होते हैं, आपके यहाँ पर निगम पार्षद होते हैं, वो इसी सरकार के अनुसार आते हैं। और राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आते हैं और केंद्रीय स्तर पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं। तो इनके जो आपको एक चीज़ और मैं समझा देती हूँ कि राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसका चुनाव आपके क्षेत्र के MLA के द्वारा होता है, यानी कि जो आपका MLA होता है, निगम पार्षद होता है। ठीक है। निगम पार्षद होता है, उसके चुनाव के आधार पर आपका मुख्यमंत्री चुना जाता है। जिस पार्टी के सबसे अधिक MLA होंगे उसका व्यक्ति राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ पर बनते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। और जो केंद्र सरकार में है उसमें होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, जो कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है MP से, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हर राज्य से नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं और उसके अनुसार ही आपके ये जो प्रधानमंत्री हैं वो चुने जाते हैं। दिल्ली में इस समय जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारे देश में BJP की यानी कि भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता दल की सरकार है। तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर हमारी सरकार अलग है और राज्य स्तर पर अलग है, पर हमारे यहाँ पर इस तरीके से कार्य किया जाता है कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर की सरकारें मिलकर देश की उत्थान के लिए और लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। पंचायती स्तर पर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ पर अलग पंच, सरपंच ये चुने जाते हैं और वैसे ही निगम पार्षद और हमारे यहाँ पर जो नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वो भी चुने जाते हैं। ठीक है। अगला है, इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है और हर राज्य अलग अलग तरीके का है, इनकी अलग अलग उनका कल्चर है, भाषाएं अलग हैं, वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, सड़कों का हिसाब है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब अलग अलग हैं। तो प्रत्येक राज्य सरकार को अपने लोगों की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने होते हैं। इसीलिए राज्य स्तर पर सरकार बनाई जाती है और मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारा देश है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। ठीक है, केंद्र शासित में बटा है। तो हमारे पहले कितने राज्य थे? पहले 29 स्टेट्स थे, अब हमारे 28 राज्य रह गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जे से हटाकर उसे 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारे 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्यों में सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। एक है हमारा दिल्ली और दूसरा है पौंडीचेरी। ठीक है, इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी सभी में राज्यपाल कार्य करते हैं। और दिल्ली में राज्यपाल और मुख्यमंत्री और पौंडीचेरी में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों काम करते हैं। आगे देखें, पहला है आपको क्रियाकलाप 1 दिया गया। अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि ये किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। अब किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं ये हम आपको समझा देते हैं। जो बैंक होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, यानी कि केंद्रीय सरकार के अंदर काम करते हैं। स्कूल
राज्य सरकार में भी आ सकती है और केंद्र सरकार में भी आ सकती हैं। डिस्पेंसरी राज्य सरकार में आती हैं। अस्पताल, कुछ अस्पताल केंद्र सरकार में भी आ सकते हैं, कुछ राज्य सरकार में भी आ सकते हैं। पुलिस थाना जो होता है वो वैसे तो आपका राज्य सरकार में आता है, लेकिन दिल्ली का पुलिस थाना जो है वो केंद्र सरकार में आएगा। ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली के साथ है। दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं है। और बाकी जगहों पर ये राज्य सरकार की होती है, उसमें राज्य की सरकार का ही अधिकार होता है। क्रियाकलाप 2, अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी पता करके लिखिए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। राज्य सरकार जब बनती है तो विधायकों के माध्यम से बनती है। ठीक है, जैसे दिल्ली में 70 विधायक होते हैं। दिल्ली में 70 एरिया बटे हुए हैं जिसके 70 विधायक हैं, और जिस पार्टी के पास सबसे अधिक विधायक होते हैं वो राज्य सरकार में अपना मुख्यमंत्री बना लेती है। तो आप अपने क्षेत्र के निगम पार्षद यानी कि जो नगर निगम का मुख्य अधिकारी होगा, विधायक और सांसद का नाम पता कीजिए। ठीक है, और बताइए कि ये किस स्तर की सरकार के लिए चुने जाते हैं। और ये किस स्तर की सरकार के लिए चुने जाते हैं, ये हमारा जो होता है वो स्थानीय होते हैं। मैं इतना आपको पहले समझा देती हूँ। ये स्थानीय होती हैं, राज्य होते हैं, और ये हमारे केंद्रीय होते हैं। ठीक है, जो निगम पार्षद होता है वो स्थानीय होता है, जो विधायक होते हैं वो राज्य स्तर के होते हैं, और जो सांसद होता है वो केंद्र स्तर का होता है। सांसद को यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। अब हमारा है अगला, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें इस तरीके का संविधान बनाया जाना चाहिए जिससे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो, किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो सके। ठीक है, और ना ही उनकी भाषा को, धर्म को या संस्कृति को हानि पहुंचाई जा सके। तो इस तरीके का संविधान हो जिसमें सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। अगला है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है सीधा सीधा। संघवाद का अर्थ है, ये नंबर 2 का उत्तर है। संघवाद का अर्थ है, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। जैसे हमारे यहाँ पर 3 सरकारें हैं, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय जो स्वशासन है वहाँ पर पंचायती राज्य व्यवस्था या फिर नगर निगम प्रशासन। अगला, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है। तो 3 स्तर की हैं। हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधता में एकता का देश है, और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक गांव या जो कस्बा है उसकी आवश्यकताएं, ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय व्यक्ति अच्छे से समझ सकते हैं। उस चीज़ को सही प्रकार से बताने के लिए हमें हमारे यहाँ पर संघवाद का शासन व्यवस्था होनी आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ। धन्यवाद।